हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के टॉप 20 जो है वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि फिजिक्स के पेपर में जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 3 नंबर वाले, और यहाँ पर आपको 30 नंबर जो है केवल जो है इनसे मिलेंगे। तो यहाँ पर आज मैं जो है आपको 20 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाला हूँ और इनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर इसकी पूरी जो है कंप्लीट फ्री पीडीएफ भी मैं देने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। तो ये क्लास तो आपको यहाँ पर देखनी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा ये टॉपर्स मेकर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फी जो है इस समय बहुत ही नॉमिनल सी ओनली 199 कर दी गई है। इसमें ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर कंप्लीटली मिल जाएगा, जिसमें आपको अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन, इसके अलावा पिछले 10 वर्षों के जो है कंप्लीट चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसके अलावा फ्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की फॉर्मूला नोट्स मिल जाएगी, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर्स नोट्स भी मिल जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर। आपको ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब रजिस्टर करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको पेड कोर्स का ऑप्शन दिया गया। आप चाहे तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस इमेज पर क्लिक करके भी टॉपर्स मेकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद करना है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, ये तो आपका बात का काम है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आज क्लास होने वाली है, इसकी फ्री पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो मैंने पूरा जो है यहाँ पर एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने फिजिक्स के जो है टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और उसके अंतर्गत ही मैंने बता रखा है कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। एक तो आपके जो है 100 यहाँ पर जो है एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, और साथ ही साथ जहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी 100 एमसीक्यू की, उसी के साथ आपको आज के क्लास की भी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो उसके लिए आप उस वीडियो को इस क्लास के बाद देखना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आपको लघु उत्तरीय में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर समझाइए। हो सकता है यहाँ पर एक नियम भी पेपर में पूछ लिया जाए कि किरचॉफ के पहले नियम के बारे में बताइए, या किरचॉफ का दूसरा नियम बताइए। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला नियम जो है, जिसे हम लोग यहाँ पर प्रथम नियम बोलते हैं, या फिर इसे जो है धारा नियम भी बोला जाता है। प्रथम नियम या फिर धारा नियम। इस नियम में याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, कई सारे ये तार हैं और ये सभी एक ही बिंदु पर कनेक्टेड हैं। इसमें मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही, इसमें अंदर की ओर आ रही, यहाँ पर भी धारा मान लीजिए अंदर की ओर आ रही, बाकी इन सभी में धारा जो है वो बाहर की ओर जा रही है। लेकिन ये सभी क्या हैं, एक ही बिंदु पर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ ने क्या नियम दिया है, पहला नियम, कि सिग्मा आई बराबर हमेशा 0 होता है। मतलब ये जो बिंदु है इससे बोलते हैं संधि। तो यहाँ पर जो मैंने आपको प्रथम नियम, धारा नियम, इसे संधि नियम भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, संधि नियम। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, संधि। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब यहाँ पर इन सभी का जो योग होगा धाराओं का, ये कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो बीजगणितीय योग को ही सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर नियम क्या बताएंगे कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। बाकी पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं कुछ, एक तो जितनी धाराएं, जिन धाराओं के मान संधि की ओर है, मतलब जिनकी दिशा संधि की ओर होती है, उनके मान हमेशा पॉजिटिव ले जाते हैं, और जो धाराएं संधि से बाहर जाती हैं उनका मान हमेशा निगेटिव लिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो वही आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका पहला नियम यानी कि जो संधि का नियम है, इसे बताया गया है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है, ये क्या होता है, 0 होता है। जिससे आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये लिखा I1 और I2 क्या हो रहा है, संधि की तरफ जा रहे हैं, I3 I4 जो है संधि से दूर जा रहे हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यदि संधि O, जो आपका बिंदु O दिया गया, ये
इसकी ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 I2। बाकी संधि से दूर जाने वाली धाराएं कौन सी हैं, I3 है, I4 है, I5 है। तो मैंने पॉइंट क्या बताया था, जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं उनका मान पॉजिटिव और जो दूर जाती हैं उनका मान निगेटिव लेते हैं। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात I1 प्लस I2 ये दोनों संधि की तरफ आ रहे हैं इसलिए प्लस में, बाकी I3 आपका बाहर जा रहा था, I4 I5 की संधि से दूर जा रहे थे तो इनके मान माइनस मिलेंगे और इन सभी का योग क्या होगा, 0। बीजगणितीय योग बोला गया, मतलब चिन्ह सहित ही यूज करना है। ये दोनों पॉजिटिव क्योंकि संधि की तरफ आ रहे हैं, ये संधि से दूर जा रहे हैं नेगेटिव। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर, अगर ये दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। अब इससे देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि जो ये सूत्र मिला है आपको, एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए, ये जो सूत्र मिला है आपको यहाँ पर, ये इसमें देखिए I1 और I2 क्या है, ये संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, I3 I4 क्या है, संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो आप इस नियम को कैसे बता सकते हैं कि संधि की ओर मिलने वाली धाराओं का योग जो होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ऐसा भी आप बता सकते हैं। तो वही बताया गया कि इस प्रकार जो है संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। कुछ विशेष पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव में भी ये काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का मान हमेशा धनात्मक आपको लेना है, न्यूमेरिकल में भी काम करेगा, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है। पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। वहां पर केवल आपको नियम ही लिखना है जितना बताया गया, ये नोट पॉइंट लिखने की कोई जरूरत वहां पर नहीं है। बाकी यह नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, ये याद रखिएगा कि ये हमेशा ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो पहला नियम है किस नियम को व्यक्त करता है, तो ये नियम आपका आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है और इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसे जो है धारा नियम भी बोला जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसके, द्वितीय नियम की। ये तो हो गया पहला नियम। अब समझिए आप सेकंड नियम। सेकंड के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक परिपथ दिया गया है, इस तरह से यहाँ पर जो है एक बंद परिपथ दे दिया गया है। अब इस परिपथ में यहाँ पर मान लीजिए सेल लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ इसका प्रतिरोध है, यहाँ पर कुछ प्रतिरोध दिया गया आपको, ठीक है। यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इस तरीके से इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर इनका जो दूसरा नियम है यानी कि जो सेकंड नियम है इसे लूप का नियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लूप नियम या फिर पाश नियम। याद रखिएगा, सेकंड नियम को द्वितीय नियम, लूप नियम या पाश नियम बोला जाता है। नियम क्या है, नियम बहुत ही सिंपल है, सिग्मा आई इंटू आर बराबर होता है सिग्मा ई। ये दूसरा नियम है। पहला आपका सिंपल ही था, सीधे सीधे सिग्मा आई बराबर 0 हो जाता है। यहां पर क्या बताया गया, आई इंटू आर बराबर ही सिग्मा बीजगणितीय योग है। मतलब इन्होंने बताया है किरचॉफ ने कि किसी भी बंद परिपथ का मतलब जैसे कि ये एक पूरा का पूरा बंद परिपथ दिया गया, तो किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली जो धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध है, किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली जो धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध हैं, इन सभी के गुणनफल मतलब I इंटू आर किया गया, मतलब इन दोनों का गुणा किया गया। तो इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग, क्योंकि यहां पर भी धारा है, यहां पर भी धारा है, ये प्रतिरोध है तो ये प्रतिरोध, तो इन सभी के बीजगणितीय योग का मान जो होगा वो यहाँ पर इस परिपथ में कार्य करने वाले जो सेल होंगे इनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया ये आपका की पॉइंट है, यही मेन नियम है। क्या बताया गया कि किसी भी बंद परिपथ या फिर बंद पास या बंद लूप के अंदर बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है ये हमेशा उस परिपथ में लगे हुए सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका सेकंड नियम जो है वो बताना रहेगा। तो वही ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर जो द्वितीय नियम है बताया गया है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के
विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है ये उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई, यानी कि जितनी भी धाराएं और प्रतिरोध होंगे मतलब I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 प्लस डॉट डॉट IN इंटू RN, जितने होंगे उस बंद पास में उन सभी में धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल ये बराबर किसके होगा, विद्युत वाहक बलों के E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट EN, ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम, ये मेन नियम है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि पहले ही बताया गया समुचित आरेख बनाकर। तो पहला तो आपने आरेख देख लिया, अब दूसरा आरेख देखिए। यहाँ पर देखिए एक बंद पाश बनाया गया है, एक लूप बनाया गया। सबसे पहला सेल लगा हुआ है जिसका कि विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1, प्लस वाले सिरे से धारा आ रही है I1, ये आपका प्रतिरोध लगा हुआ है R1। यहाँ पर देखिए दूसरा सेल है, मान लेते हैं E2, इसका विद्युत वाहक बल, यहाँ से धारा आ रही। अब जब धारा यहाँ से और यहाँ से आ रही तो इस बिंदु पर पहुँचने के बाद धारा क्या होगी, दोनों जुड़ जाएंगी और दोनों जुड़ने के बाद इस तरफ जाएंगी इसमें। तो I1 प्लस I2 दोनों का योग अब आपको दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस वाले में हम लोग जो है यही जो पॉज का नियम आपको बताया गया, लूप का नियम आपको बताया गया है, इसी के बारे में अब आपको यहाँ पर यूज करना है, यानी कि अब गणना कैसे करनी है वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। पास नियम या लूप नियम आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पास नियम से अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो बंद पास हैं। एक तो आपका ये दिया गया है, इसका क्रम मान लीजिए हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है। क्रम पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बंद पास A B C D A, ऐसा ध्यान दीजिए A B C D A, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर एंड करना है, A B C D A में। इस वाले में अब आपको ये जो बंद पास लिया गया है, अब इसमें आपको लूप नियम जो है यहाँ पर यूज करना है। तो जब लूप नियम आप यहाँ पर यूज करेंगे तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया, तो मैंने क्या बताया, इसमें जितने भी प्रतिरोध और धारा है, पहले देखिए I1 है, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R1, ये लिख दीजिए आप I1 इंटू R1 प्लस। अब यहाँ पर समझिए, हमेशा जैसे कि मैंने क्रम क्या बताया, इस तरह से ये इसका क्रम है, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस क्रम में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर समझिए ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर धारा के विपरीत यहाँ पर जो आपने क्रम लिया है बंद पास का, वो A B C D A है, तो इसका मतलब क्रम कैसा है, इस तरह से दिया गया ये, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, क्रम के विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो धारा आ रही है इसके विपरीत जो क्रम हम लोगों ने लिया है वो A B C, तो जब भी उसके विपरीत धारा प्रवाहित होगी तो उसका मान पॉजिटिव ना लेकर फिर निगेटिव लेंगे, यानी कि अब यहाँ पर कितना आएगा, I2 इंटू R2, ये I2 और ये आपका R2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विपरीत है, इसकी दिशा जो है विपरीत है, इसलिए अब आपका ये हो जाएगा E1 और इसका मान जो लेंगे वो माइनस। तो ये याद रखिएगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में है, इसलिए। तो एक तो समीकरण आपका ये बना। अब हम लोग दूसरे वाले लूप की बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब इस वाले में ध्यान दीजिए, अब आपका ये बंद पास मान लीजिए सेकंड है, इसमें भी इसी क्रम में ध्यान दीजिए, इस तरह से इसको ध्यान दीजिए, बंद पास B E F C B, B E F C B में ये लिया गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने ये क्रम लिया है, तो ध्यान दीजिए इस तरह से लिया, तो धारा तो इसी दिशा में आ रही है यहाँ पर, तो I2 का मान तो पॉजिटिव ही रहेगा, I2 इंटू में हो जाएगा R2। अब फिर ध्यान दीजिए इस तरफ जब जा रहे हैं आगे, तो देखिए इसका भी यहाँ पर क्रम वही है, मतलब दिशा वही है सेम,
तो यहाँ पर प्लस लगाइए, लेकिन अब की बार दोनों धाराएं हैं तो अब दोनों लिखेंगे, यानी कि I1 प्लस I2 और इनटू में इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R3 बराबर में। ध्यान दीजिए, अब इस वाले परिपथ में जो विद्युत वाहक बल लगा हुआ है वो केवल E2 है, तो अब यहां पर आपको केवल E2 ही यूज करना है। तो इस तरीके से यहां पर ये बन जाएगा। तो ये बंद पास नियम है, ये नियम आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि इसकी सहायता से आप यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको किस तरह से नियम यूज करना है वो भी मैंने बता दिया, दोनों किरचॉफ के नियम भी बता दिए गए। दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर भी कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको तैयार होने चाहिए, इनकी जो देखिए, जो मैं मुख्य पॉइंट लिख देता हूँ ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बताया गया कि यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। पहला वाला नियम क्या था आपका, आवेश संरक्षण को व्यक्त कर रहा था, ये किसको व्यक्त करता है, ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का उल्टता नियम बोलते हैं। पहले नियम को क्या बोला जाता था, धारा नियम, इसे उल्टता नियम बोला जाता है। इसके अलावा मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, जो अभी मैं समझा रहा था कि अगर आपकी मुख्य धारा ये है और इसी दिशा में आप यहां पर क्रम ले रहे हैं, तो वही बताया गया कि मुख्य धारा और इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान ले रहे हैं तो इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा ई का। परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, अगर मुख्य धारा आपकी इस तरफ प्रवाहित हो रही है और आप धारा की दिशा विपरीत ले रहे हैं, तो उस समय ई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यही चीजें मैंने आपको बताई, तो ये मुख्य पॉइंट याद रखिएगा, तो न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। अगला कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। वैसे तो जो डेरिवेशन वाला सेक्शन है वहां पर मैंने इसको डिटेल में करा रखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप 1 मिनट में कर लेंगे अगर आपको अच्छे से तैयार है तो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको एक धारावाही चालक दिया गया है, ठीक है। इस चालक पर जो है सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक अल्पांश लिया गया है। अब इस अल्पांश से जो है कुछ दूरी पर स्थित जो है एक बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, ये मान लीजिए थीटा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है आर। अब इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो आप मान लीजिए आर, और ये अल्पांश लिया गया, तो अल्पांश को आप किससे लिख सकते हैं, डी एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है किसकी बात हुई है, बायो-सेवर्ट के नियम की। तो आप बता सकते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से, तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी कि डीबी, ये हमेशा निर्भर करती है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के, यानी कि धारा के समानुपाती होती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है जो अल्पांश होता है इस पर निर्भर करती है, यानी कि अल्पांश के समानुपाती होती है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो यहाँ पर जो कोण है इसकी ज्या के, यानी कि साइन थीटा के समानुपाती होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये बताया है किसने, बायो-सेवर्ट ने। तो उनके नियम के अनुसार ये समीकरण बनेंगे आपके। इसको हम लोग मान लेते हैं पहला समीकरण, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, इसके बाद ये हो जाएगा तीसरा समीकरण, और फिर हो जाएगा ये चौथा समीकरण। अब इन सभी समीकरणों को हम लोग संयुक्त करेंगे, जोड़ना नहीं है, इन्हें संयुक्त करना है। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरणों को संयुक्त करने पर, तो जब यहाँ पर इन समीकरणों को संयुक्त किया जाएगा तो इससे आप लिख सकते हैं डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, और बट्टे में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो आया है ये कहलाता है
बायो-सेवर्ट नियम। ये अब सभी लोग याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, बायो-सेवर्ट नियम। आप डायरेक्ट भी इतना लिख सकते हैं, या फिर ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा डी बी बराबर, इसमें नियतांक लगता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला जो है आपका बायो-सेवर्ट का नियम कहलाएगा। अगर 1 नंबर में पूछा जा रहा है तब तो केवल आपको यही बताना है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर में आ रहा है तब फिर आपको यहाँ पर ये पूरा जो है इस तरह से कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। जहाँ पर म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता होती है और ये यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की विमा जो है वो वेग की विमा के समान है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो किसकी बात हुई है, म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट की विमा भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले तो हम लोग यूज करेंगे म्यू नॉट की विमा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं, बाकी इसकी विमा याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। म्यू नॉट की विमा, इसकी जो विमा होती है वो होती है एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैंने विमा लिखी है ये म्यू नॉट की लिखी है एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2। इसके अलावा किसकी बात हुई है, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा, इसकी जो विमा होती है वो आपकी होती है m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4। देखिए यहाँ पर जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट है इसको मैंने शुरुआत में ज्ञात करके भी बताया था आपको किस तरीके से यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर a की पावर आपका 2 होता है ये। तो ये आपका जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी, ये जरूर याद कर लीजिएगा दोनों, क्योंकि इससे जो है आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा या फिर आपको थ्योरी वाले में भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब आपको ये दिया गया है कि 1 बट्टे में दिया गया है अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये बनेगा आपका 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में आपका हो जाएगा अब अंडर रूट में ध्यान दीजिए पहले है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2, इतना आ गया। फिर इसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2, इतना हुआ। यानी कि ये आएगा आपका 1 और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में अब आपका आएगा अंडर रूट, यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर रूट। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर m की पावर +1 है, ये m की पावर -1 है, तो +1 और -1 मिलके यहाँ पर ये m की पावर 0 बचेगा जिसका मान 1 आएगा। फिर l की पावर ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है -3, तो 1 से ये वाला जब 3 निकलेगा तो l की पावर कितना बचेगा -2, इतना बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा t की पावर देखिए -2, t की पावर यहाँ पर कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा t की पावर 2, बाकी ये -2 और +2 ये भी कुल मिला के आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से इसको जो है वो लिख सकते हैं, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल जब आप यहाँ पर इसका निकालेंगे तो इसमें अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्गमूल निकालने पर इसका वर्गमूल कितना आएगा LT, इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका वर्गमूल आएगा। अब इसमें वर्गमूल तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला मान आपका माइनस में है, ये वाला मान आपका प्लस में है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल आएगा आपका -1, ये ध्यान रखिएगा। और t का वर्गमूल निकालेंगे तो कुल मिला के पावर में
+1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका वर्गमूल आ जाएगा l की पावर -1 और t की पावर यहाँ पर कितना आएगा 1, इतना आ गया। अब इसको जो है आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएं तो ऊपर ले जाने पर l की पावर +1 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा, ये इतना। और यही आपका वेग की विमा होती है, बराबर आप बता सकते हैं वेग की विमा। तो इस तरह से यहाँ पर जो एल टी इनवर्स आया है आपका, ये यहाँ पर जो है वेग का विमी सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर जो है आपको वेग का विमी सूत्र मिल गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र। देखिए अभी मैंने दोनों के विमी सूत्र आपको बताए थे, ये अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर इन दोनों के मान। अब यहाँ पर जो है अगर आपसे इन दोनों का विमी सूत्र पूछ रहा है, इनटू मतलब गुणा करना है आपको, एप्सिलॉन नॉट और इनटू म्यू नॉट। अभी हम लोगों ने इन दोनों का गुणा भी किया था, आपको ध्यान होगा। यहाँ पर जो है एल और टी दोनों को सॉल्व करने पर जो है आपका मान कितना आया था, एल की पावर -2, टी की पावर जो है आपका 2, ये आया था। इसमें ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। फिर आपका यहाँ पर म्यू नॉट का मान हो जाएगा m l t की पावर -2, a की पावर -2, इतना हुआ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए m की पावर -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, l की पावर -3 से ये प्लस का 1 निकल जाएगा तो l की पावर आ जाएगी -2, t की पावर 4 से t की पावर 2 निकल जाएगा तो t की पावर आ जाएगी 2, a की पावर 2 और a की पावर -2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका यहाँ पर जो है मान आ जाएगा, यानी कि l की पावर -2 और t की पावर 2, इतना आपको मिल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए अब कह रहा है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन केवल 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, अति लघु उत्तरी में, तो केवल आपको नियम लिखना है। लेकिन अगर लघु उत्तरी में आ रहा तो इसका डेरिवेशन भी करना है आपको। इसके नियम के लिए एक समीकरण याद रखना है बस। समीकरण क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये आपका जो है यहाँ पर क्या कहलाता है, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम जो है इस तरह से आपको ये समीकरण याद रखना है बस। देखिए ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। dl यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका समाकलन किया जा रहा है तो समाकलन किसी न किसी के सापेक्ष किया जाएगा, तो dl मतलब लंबाई के सापेक्ष। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है ये यहाँ पर धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक फिगर में प्रदर्शित कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक चालक तार है और इस तार में जो है यहाँ पर I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो है इस तार के चारों ओर जो है एक वृत्तीय पथ की परिकल्पना कर दी गई है। इस तरह से यहाँ पर जो है एक वृत्तीय पथ की जो है क्या की गई है, परिकल्पना कर दी गई है। और यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसका जो ये केंद्र बिंदु है ये क्या है, O मान लेते हैं। और यहाँ पर केंद्र से इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या को आप मान लीजिए R है। अब यहाँ पर बिंदु पर एक अल्पांश लेते हैं, यहाँ पर जो अल्पांश है इसी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस त्रिज्या के लंबवत, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जो है B की बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया तो dl जो होगा इसकी दिशा भी इसी ओर होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है आपका यानी कि dl ये हमेशा अल्पांश के लंबवत, अल्पांश अगर इस तरह तो इसके लंबवत, तो यहाँ पर ये अल्पांश लिया है तो इसी के लंबवत आपका ये dl हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो कोई बिंदु मान लीजिए P। तो सबसे पहले देखिए ये एक चालक था, इस चालक के चारों ओर हम लोगों ने यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ की क्या की है, कल्पना की है, यानी कि एक बंद परिपथ बनाया गया है। तो अब आप इस नियम को कैसे बताएंगे, आप बता सकते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का
जो रेखीय समाकलन होता है ये उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही यहाँ पर जो है क्या बोला जाता है, इससे यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम बोला जाता है। तो ये समीकरण आपको याद रखना है बस, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा गया तब तो आपको केवल यहाँ पर ये समीकरण लिख देना है बस, इस तरह से जो मैंने आपको बताया ये समीकरण लिख के आपको इसके नियम को बता देना है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो है रेखीय समाकलन हमेशा पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एम्पियर का परिपथी नियम लिख देना है जब ये अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। लेकिन मान लीजिए लघु उत्तरी में आ रहा है तो फिर इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक तार लिया गया, इस तार का कोई नाम दे दीजिए x और y। तो यहाँ पर ये एक तार था, इस तार में I प्रबलता की धारा बह रही थी और इसमें हम लोगों ने R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ बनाया है जो कि यहाँ पर बिंदु P से होकर जा रहा है, ये आप सभी को पता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम का जो है निगमन करने वाले हैं। ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले तो वही लिखा गया जो यहाँ पर इस फिगर में बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या बताया गया कि माना कागज के तल के लंबवत जो है एक तार है यहाँ पर XY, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है I प्रबलता की विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो है इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर केवल इतना ही लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है कि माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जो कि हम लोगों ने कल्पना करके यहाँ पर R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ बनाया था, जिसका कि केंद्र क्या है, O है। ये तार जो है पर है, ये O कहाँ पर है, इसी तार पर दिया गया है। और वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P, ये जो बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, अगर हम लोग इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, मैंने सूत्र बताया था वृत्ताकार केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का, तो म्यू नॉट I बटे में हो जाएगा 2 पाई R। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो फॉर्मूला कितना बनेगा, म्यू नॉट I इंटू बटे में 2 पाई R, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसी चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग क्या करेंगे, रेखीय समाकलन, क्योंकि पहले ही बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है यही यहाँ पर जो है परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या ज्ञात करने वाले हैं, रेखीय समाकलन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, ये तब यूज करना है जब आपको डेरिवेशन करना है। अगर केवल नियम में लिखना है तो आप नियम लिख देंगे, फिर वहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो है, अगर आप यहाँ पर पथ के अनुदिश क्या करते हैं, रेखीय समाकलन, तो अब ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है, ये हो जाएगा सदिश B, इसका आप क्या करने वाले हैं, रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन मतलब DL के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। अब आपको मैंने एक सूत्र बता रखा है कि जो A डॉट B होता है, अगर आप इसका मान ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, ये आपका होता है AB cos थीटा, ये सूत्र यूज किया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, AB cos थीटा। तो उसके अनुसार ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा B, इसके अलावा DL cos, अब थीटा मतलब क्या है, A और B के बीच का कोण। तो यहाँ पर B और DL के बीच का कोण ध्यान दीजिए, देखिए इस चित्र में B और DL दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये आपका इतना आएगा। आप ये पॉइंट बता सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि B और DL एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने के कारण कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोण का मान।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से आप b बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन dl। cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग समीकरण 1 से मान रखेंगे b का, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 में अभी b का मान मैंने क्या बताया था, म्यू नॉट आई बटे में होता है 2 पाई r, इतना हो जाएगा इनटू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है सरफेस इंटीग्रेशन dl। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए ये वृत्त दिया गया था, इसी वृत्त पर हम लोगों ने एक छोटा सा भाग लिया है, यानी कि अल्पांश लिया है। तो इस तरह के छोटे छोटे भागों से मिलकर ये पूरा वृत्त बनेगा कि नहीं, मतलब इन सभी अल्पांशों का अगर आप मान ज्ञात करेंगे, योग करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये वृत्त की परिधि के बराबर इसका मान मिल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर ही ये वृत्त बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस dl का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मान वृत्त की परिधि के बराबर यानी कि 2 पाई r ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप मान रख दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 पाई r। तो कुल मिला के अब यहाँ पर जो मान आएगा आपका, इसमें ध्यान दीजिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन सदिश b डॉट dl, ये वाला पद लिखा मैंने, बराबर में कितना आएगा, म्यू नॉट आई। और यही अभी आपको जो है यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम जो है वो बताया गया है। तो इस तरीके से जो है आपको एम्पियर का परिपथी नियम जो है उसका निगमन करना है, ये याद रखिएगा। ये जब निगमन के लिए बोला जाएगा तब आपको ये वहाँ पर यूज करना है। के बाद अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने धारा सुग्राह्यता का आपको व्यंजक बताया था, वहां पर मैंने इसकी परिभाषा भी बता दी थी। तो यहाँ पर आप पूछ रहा है कि धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है, मतलब अब आपको यहाँ पर इनकी परिभाषा बतानी है। तो धारा सुग्राह्यता की परिभाषा तो अभी मैंने आपको बताई थी, और आपको ये भी बताया था कि जो धारा सुग्राह्यता इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फाई बटे आई, ये आपका फार्मूला होता है। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर NB बटे C। ये मैंने अभी आपको धारा सुग्राह्यता के बारे में बताया था, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी हुई है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। तो मैंने परिभाषा भी बताई थी आपको कि धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता होती है ये कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। और यहाँ पर जब इसका मान बढ़ता है, यानी कि NAB ऊपर दिया गया, तो जब इन तीनों का मान बढ़ेगा तो धारा सुग्राह्यता बढ़ेगी। अगर C का मान बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो वही बताया गया कि धारा मापी की जो सुग्राह्यता है वो N, A और B का मान बढ़ाकर तथा C का मान कम करके जो है बढ़ाई जा सकती है। इसका मान कम करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो ये आपका कम होता जाएगा। तो ये तो बात हो गई धारा सुग्राह्यता की। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, वोल्टेज सुग्राह्यता की। इसमें देखिए क्या बताएगा कि यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज कितना हो, V हो, तो यहां पर राशि जो फाई अपान V है, धारा सुग्राह्यता में क्या होता था, फाई बटे आई, वोल्टेज सुग्राह्यता में क्या होगा, फाई बटे V को यहां पर जो है वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, फाई बटे आई को धारा सुग्राह्यता और फाई बटे V को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। और यहाँ पर यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना है, R, तो उस समय ध्यान दीजिए अगर प्रतिरोध R है तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V बराबर होगा I इंटू R। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज सुग्राह्यता की बात करें तो वोल्टेज सुग्राह्यता को आप SV से लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, फाई बटे V, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है SV बराबर फाई बटे V का मान आप कितना रख सकते हैं, I इंटू R रख सकते हैं। और अभी आपको सूत्र बताया गया है कि जो फाई बटे I है ये आपका किसके बराबर था, NAB बटे C के। तो कुल मिला के इस फाई बटे आई की जगह पर ये मान रख सकते हैं कि नहीं। तो जब आप ये वाला मान यहाँ पर फाई बटे आई की जगह पर रख देंगे तो ये आपका बन जाएगा वोल्टेज सुग्राह्यता का फॉर्मूला NAB
बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा C, केवल इनटू में इसमें आ जाएगा R। तो ये हो जाएगी वोल्टेज सुग्राह्यता। C आप लोग जानते हैं मरोड़ दृढ़ता होती, बाकी यहाँ पर जितने भी सिंबल यूज हुए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी यहाँ पर मरोड़ दृढ़ता है, कौन सी यहाँ पर जो है फेरों की संख्या है। बस यही सारे पॉइंट जो है आपको यहाँ पर लिखना रहता है जब पेपर में पूछा जाता है धारा सुग्राह्यता और इसके अलावा वोल्टेज सुग्राह्यता के बारे में, तब उस समय आप यहाँ पर जो है ये सूत्र यूज कर सकते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। भी मैंने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन वहां पर 1 नंबर में मिला था। मैंने बताया था कि ये दीर्घ उत्तरी में भी पूछा सकता है। इस तरह का आएगा तो ये लॉन्ग में ही आएगा। परिपथ बनाकर देखिए, यहाँ पर पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको बता दूंगा पूरा। सबसे पहले देखिए, धारामापी को किस में बदलना है, अमीटर में। तो पहले तो पॉइंट पता होना चाहिए, हमेशा जब भी धारामापी को अमीटर में बदलना होता है तो हमेशा धारामापी के समांतर क्रम में निम्न मान वाला एक शंट जोड़ा जाता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई तार दिया गया है, ठीक है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है I। अब यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर यानी कि एक धारामापी लगी हुई है, ये हो गई धारामापी। अब इस धारामापी को किस में बदलना है, अमीटर में। तो इसको अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में यहाँ पर जो है एक शंट लगाया जाता है, यानी कि एक प्रतिरोध लगाया जाता है। यहाँ पर इसका मान जो होता है वो निम्न होता है, यानी कि कम होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इस स्थिति में जब धारा यहाँ से आएगी तो जो धारा इस धारामापी में जाएगी यानी कि गैल्वेनोमीटर में, उसे बोलते हैं IG। तो अब इधर कितनी धारा जाएगी, देखिए टोटल धारा यहाँ से जो मुख्य धारा आ रही है वो I है, उसमें से इस तरफ IG चला गया तो शेष कितना बचेगा, I में से आप IG निकाल दीजिए तो ये भाग आपका इस तरफ जाएगा यानी कि इस वाले प्रतिरोध में। इसके अलावा ये दोनों समांतर क्रम में है, मतलब धारामापी और जो शंट लगाया गया है ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में होने के कारण इन दोनों के जो विभव होंगे वो समान होंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर जो शंट हैं इन दोनों के विभव समान होंगे। अब विभव का फार्मूला क्या होता है, I इंटू R होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। V बराबर क्या होता है, IR। तो V बराबर IR के अनुसार ध्यान दीजिए, अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इसमें धारा क्या है, IG। R यहाँ पर प्रतिरोध होता है, तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसे हम लोग G से लिखते हैं। बराबर में ध्यान दीजिए, VS की बात करें तो अब यहाँ पर धारा कितनी है इसमें, I माइनस IG, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका यस। तो कुल मिला के जब यहाँ से आपको शंट का मान ज्ञात करना है तो ये इधर बट्टे में आएगा, तो IG बट्टे में हो जाएगा I माइनस IG इंटू में जी, यानी कि इस सूत्र के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि किस माप का शंट यहाँ पर लगाना होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहाँ पर धारामापी को अमीटर में बोलने के लिए यानी कि बदलने के लिए जो है एक शंट यानी कि कम प्रतिरोध वाला यहाँ पर शंट लगाया जाता। तो इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान जो है यहाँ पर इसमें जब प्रवाहित होने वाली धारा की परास पर निर्भर करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस माप का शंट यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये जो परिपथ बना है आपका, यही आपको यहाँ पर क्या कहलाएगा, अमीटर कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसका परिपथ बनाएंगे और धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है। सेम चीज आपको वोल्ट मीटर की बात करें तो अभी मैंने आपको वोल्ट मीटर के बारे में पहले ही बताया था। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक तार दिया गया है, अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है, तो इसमें क्या होता है, इसी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जो है उच्च मान वाला यहाँ पर जो है एक प्रतिरोध लगाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उच्च मान वाला यहाँ पर जो है एक शंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसमें क्या था, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये याद रखिएगा और इस तरह से जो परिपथ आपका बनेगा यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। तो किस तरह से वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है, अमीटर में परिवर्तित किया जाता है धारामापी को, ये सारी क्रिया आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके परिपथ तैयार करने हैं आपको, तो ये सारे पॉइंट आपको तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी गई है डिटेल में। जब लॉन्ग में आएगा तो आपको इस तरह से लिखना है, शार्ट में आएगा तो आप अपनी भाषा में यहाँ पर जो मैंने बताया उसी के अनुसार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, मतलब धारामापी को अमीटर में किस तरह से बदलेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें जो है एक निम्न मान के प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में
जोड़ देते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, शंट कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछाता है कि शंट किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर एक निम्न मान के प्रतिरोध को जो है धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है, इस संयोजन का परिणामी जो होता है ये वैद्युत प्रतिरोध धारामापी एवं शंट के प्रतिरोध से हमेशा कम होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यह जो संयोजन का अधिक शुद्धता से यहाँ पर जो है मापन करता है। संयोजन का मतलब जब ये संयोजन तैयार हो जाएगा तो इस संयोजन को अधिक शुद्धता से मापन करता है। और धारामापी से नियोजित शंट जो है ये प्रबल धारा से धारामापी को सुरक्षा प्रदान करता है। और यदि शंट की अनुपस्थिति में धारामापी से होकर जो है यहाँ पर प्रबल धारा जो है ये बहती है, तो धारामापी की कुंडली जो है ये हमेशा क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, खराब हो जाती है। और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मैंने भी आपको परिपथ बनाया था वही सेम परिपथ यहाँ पर बनाया गया है उसी तरीके से। ठीक है, यही परिपथ आपको बनाना है अमीटर में। तो ध्यान दीजिए क्या बताया गया कि माना धारामापी जिसे अमीटर में बदलना है का वैद्युत प्रतिरोध कितना है, G, मतलब इस धारामापी को यहाँ पर कैसे बदलना है, अमीटर में बदलना है, तथा इसके समांतर क्रम में जो है यहाँ पर S, यहाँ पर इसके समांतर क्रम में ये S यानी कि शंट लगाया गया है। अब अमीटर से मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा क्या है आपकी, I, जो ये धारा जा रही है जिसका आपको मापन करना है, एम्पियर है, तथा इसके श्रेणी क्रम में अमीटर लगाने पर, अब इसके श्रेणी क्रम में क्या किया गया, अमीटर लगा दिया गया, तो धारामापी में IG धारा तथा शंट यस में I माइनस IG धारा गुजरती है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये दोनों जो है समांतर क्रम में लगे होने के कारण इनके जो विभव होते हैं वो समान होते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल में जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो एक एक पॉइंट इसके समझाए थे। अब यहाँ पर आपको पॉइंट को द्वारा नहीं समझना है, क्वेश्चन में किस तरह से आएगा, किस तरह से लिखना है वो आपको देखना है। बाकी अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को खोल लीजिएगा, वहाँ पर आपको धारामापी जो बताया गया रूपांतरण वो अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने इसको सार तरीके से पूरा डिटेल में समझा रखा है एक एक पॉइंट। ठीक है, तो उसको देख करके भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर वही बताया गया कि धारामापी एवं शंट जो है ये परस्पर समांतर क्रम में है और इसी कारण जो है इसके सिरों पर विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर जो है इनके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, वो आपका समान हो जाएगा। तो जब विभवांतर यहाँ पर समान होगा तो इस स्थिति में ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आप बता सकते हैं कि अतः अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि IG इंटू कैपिटल G, मतलब गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगी वो, और इसके अलावा जो शंट में धारा जा रही थी वो कितनी जा रही थी, I माइनस IG, और इंटू में कितना था, यस। अब अगर आप यहाँ से यस का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा IG बटे में हो जाएगा I माइनस IG और इनटू में आ जाएगा कैपिटल G इतना। तो ये यहाँ पर आपको मान मिल जाएगा, यानी कि इस मान के शंट तार को जो है यहाँ पर जोड़ना होगा। ठीक है, तो वही बताया गया कि इस प्रकार जो है धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उससे संबंधित शंट यानी कि S का मान जो है इस बात पर निर्भर करता है कि धारामापी को किस परास के अमीटर में बदलना है। जिस परास के अमीटर में बदलना होगा उसी परास का यहाँ पर जो है शंट यूज करना होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है शन यानी कि जो धारामापी है उसको अमीटर में बदल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए वोल्ट मीटर, इसको मैंने आपको बता दिया है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस आपको ये थ्योरी थोड़ा सा तैयार करनी है। ठीक है, बाकी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है तो दोबारा से उतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी धारामापी के श्रेणी क्रम में, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि वहाँ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला एक शंट लगाया जा रहा है और यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। और धारामापी के श्रेणी क्रम में
उच्च प्रतिरोध को जोड़ने पर उनका जो परिणामी प्रतिरोध होता है ये बढ़ जाता है, और वहां पर जब समांतर क्रम में हम लोग कम प्रतिरोध जोड़ते थे तो उसका जो संयोजन का प्रतिरोध होता था वो कम हो जाता था, और यहां पर क्या होता है, बढ़ जाता है। तथा इसके संयोजन को उन बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर ज्ञात करना है समांतर क्रम में जो है वो संयोजित करने पर धारा मापी से होकर जो है अत्यंत क्षीण धारा प्रवाहित होती है, और इस संयोजन के सिरों पर जो विभवांतर होगा ठीक उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होगा। और यहाँ पर एक आदर्श वोल्टमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। वहां पर क्या बताया गया था कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये आपका परिपथ बना दिया गया। परिपथ किस प्रकार से तैयार करना है वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि परिपथ भी बनाने के लिए आएगा। ठीक है, माना कि धारा मापी जिसे वोल्ट मीटर में बदलना है, तो यहाँ पर ये एक धारा मापी है जिसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, का वैद्युत प्रतिरोध कितना है, G। इसका प्रतिरोध क्या है, G है, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध R है। इसके श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ये आपका R है। तो संयोजन में IG, अब यहाँ से जो धारा आएगी वो IG धारा प्रवाहित होने पर इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना होगा, V होगा। तो यहाँ पर जो विभवांतर है वो V है। तो अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग विभवांतर की बात करें तो V बराबर सूत्र क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध। तो अब धारा, ध्यान दीजिए यहाँ से धारा क्या आ रही, इसमें IG पहले ही बताया गया, धारा जो आ रही वो कितनी है, IG। इनटू में बात करेंगे प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध देखिए दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए G प्लस R इतना आप यहाँ पर यूज करेंगे, G प्लस R। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इससे ऐसा भी लिख दीजिए। देखिए V ये आपका इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा IG बराबर में हो जाएगा कैपिटल G प्लस R। यहाँ से हम लोगों ने जो IG था उसको बट्टे में लिख दिया, तो R प्लस G। अब यहाँ से आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कि कितने मान का प्रतिरोध आपको जोड़ना है। तो अब अगर आप यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका G इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका V बटे IG, और G उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा G। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं। तो इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस मान का प्रतिरोध जो है यहाँ पर वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़ना होगा। तो ये आपको परिपथ भी यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है इसका। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार जो है धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध R का मान जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जो है किस परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। ये याद रखिएगा। देखिए जब लॉन्ग में आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। बाकी अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो जो मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है आपको जहाँ पर चैप्टर वाइज, वहाँ पर जाके आप चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लीजिएगा और उसमें आप देख लीजिएगा जहाँ पर मैंने आपको धारा मापी के बारे में पढ़ाया है। सबसे लास्ट टॉपिक मैंने आपको यही दे रखा है। ठीक है, जिन लोगों ने हैंड रिटन नोट्स ले रखा है वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में जो है एक एक पॉइंट आपको समझा रखे हैं। तो अब उतना समय नहीं है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट दोबारा से समझाए जाए, अब आपको रिवीजन करना है, इसलिए मैंने रिवीजन की तरह से आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो उस चैप्टर को ओपन कर लीजिएगा, वहां पर आप उसका वीडियो देखकर पूरा कंप्लीट एक एक पॉइंट इसके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अभी मैंने आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था। कह रहा है इसकी परिभाषा लिखिए और समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से लिखते हैं। अगर सिंपल परिभाषा देनी है तो m बराबर m इंटू 2l यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई चुंबक है तो ये जो है इसकी ध्रुव प्रबलता होती है और इनके बीच की जो दूरी होती है इसे प्रभावी लंबाई बोलते हैं। इससे क्या बोला जाता है, प्रभावी लंबाई। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं किसी भी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो चुंबक की ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई
के गुणनफल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि ध्रुव प्रबलता और इसके अलावा यहाँ पर जो है उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। बस आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र मैंने क्या बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आपका हो जाएगा ध्रुव प्रबलता गुणे प्रभावी लंबाई। इस तरीके से आप यहाँ पर ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ध्रुव प्रबलता और प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर जो है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इससे आप प्रदर्शित करते हैं m से। ध्रुव प्रबलता आपकी स्मॉल m से प्रदर्शित की जाती है, प्रभावी लंबाई हो जाएगी 2l। तो ये आपको यहाँ पर जो है सूत्र मिल जाएगा। तो वही बताया गया था कि किसी चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र आपको बताना है तो इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा एक सूत्र और भी होता है यहाँ पर, इसको मैं नोट डाल के लिख लेता हूँ, आपको याद रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव का दूसरा सूत्र यूज करना हो तो एक ये भी होता है m बराबर टाउ मैक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टाउ मैक्सिमम आपको बल युग्म का आघूर्ण दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा बटे में होता है b। तो एक सूत्र आपका ये भी होता है m बराबर टाउ मैक्सिमम बटे यहाँ पर b। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से भी एक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो मेन आपका यही रहेगा, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली धारामापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी धारा सुग्राह्यता की परिभाषा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसमें कह रहा है कि इसकी धारा सुग्राह्यता की परिभाषा दीजिए। तो धारा सुग्राह्यता के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में पहले से बता दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली की जो है बात हुई है। तो चल कुंडली बोला गया है। चल कुंडली आपकी दो प्रकार की होती है। चलिए इसको ध्यान दीजिए डिटेल में। अब सबसे पहले तो क्योंकि ये आएगा तो आपका लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि चल कुंडली धारामापी दो प्रकार की होती है। अब देखिए यहाँ पर चल कुंडली धारामापी सीधे सीधे बोला गया है, किसी का नाम नहीं दिया गया कि कौन सी चल कुंडली धारामापी। तो वहां पर अगर लॉन्ग में आएगा तो आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताकर वहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बताया, अब यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया किस कुंडली की बात हो रही। तो यहाँ पर मैंने बताया कि चल कुंडली धारामापी जो है ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक आपका होता है निलंबित कुंडली धारामापी। यहाँ पर जो है एक आपकी कौन सी होती है, निलंबित कुंडली धारामापी, और दूसरी जो होती है आपकी कीलकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी, एक तो ये होती है और दूसरी आपकी होती है कीलकित अथवा वेस्टर्न धारामापी। इसे कीलकित कुंडली भी बोलते हैं या फिर इसे जो है वेस्टर्न धारामापी भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। कीलकित बोल सकते हैं या फिर वेस्टर्न धारामापी, ठीक है। कीलकित कुंडली या फिर वेस्टर्न धारामापी,
धारा मापी। तो अब दो प्रकार की होती हैं, तो मैंने बताया है कि आपको पेपर में अगर ये नहीं दिया गया कि कौन सी, तो आप दोनों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में क्या बताया कि दो प्रकार की होती है, एक आपकी हो गई निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरी हो गई आपकी कीलकित कुंडली धारा मापी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन दोनों प्रकार की कुंडलियों के जो सिद्धांत होते हैं वो समान होते हैं, दोनों की कार्यविधि भी समान होती है, बस इनकी बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों प्रकार की धारा मापी, इनके जो सिद्धांत होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार की धारा मापियों के सिद्धांत व कार्यविधि समान होते हैं। दोनों प्रकार के जो धारामापी हैं इनके सिद्धांत और कार्यविधि जो है वो समान होते हैं, लेकिन इनकी संरचना में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों प्रकार के धारामापियों के सिद्धांत व कार्यविधि जो है समान तथा इनकी संरचना बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बनावट, इनकी बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है। ये याद रखिएगा कि दोनों प्रकार के जो धारामापी हैं इनके सिद्धांत और कार्यविधि समान, और इसके अलावा इनकी बनावट में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर होता है। एक पॉइंट तो आप ये बता सकते हैं साथ में, इसके अलावा जो निलंबित कुंडली धारामापी होती है ये हमेशा जो है एक फास्फर ब्रांज की पतली पत्ती के द्वारा लटकी रहती है। जो निलंबित कुंडली होती है इसमें जो कुंडली होती है वो आपकी जो है एक फास्फर ब्रांज की पतली पत्ती से जो है वो लटकी रहती है, और यहाँ पर जो है विक्षेप मापने के लिए जो है लैंप और पैमाने का यूज़ किया जाता है। ये याद रखिएगा, कुंडली का विक्षेप मापने के लिए लैंप और पैमाने का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो आपकी कीलकित कुंडली यानी कि वेस्टर्न धारामापी होती है, तो यहाँ पर इसमें जो कुंडली होती है ये दो चूलों के बीच जो है घूमती रहती है, और यहाँ पर जो है विक्षेपक के लिए जो है पैमाने और संकेतक का यूज़ किया जाता है। तो ये लाइन भी आपको जो है यहाँ पर नोट करनी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसमें कि निलंबित कुंडली धारामापी कुंडली धारामापी में कुंडली एक फास्फर ब्रांज की पतली पत्ती से लटकी रहती है। यही पॉइंट ध्यान रखिएगा कि निलंबित कुंडली धारामापी में जो कुंडली होती है ये आपकी एक फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती से जो है वो लटकी रहती है, या इसको बता सकते हैं कि पत्ती से लटकाया जाता है, तथा विक्षेप जो है वो लैंप और पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है, तथा विक्षेप लैंप तथा पैमाने की सहायता से मापा जाता है या पढ़ा जाता है। इस तरह से आप बता सकते हैं। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जबकि कीलकित कुंडली बोल सकते हैं या फिर धारामापी में कुंडली
दो चूलों के बीच घूमती है, दो चूलों के बीच घूमती है। तो यहाँ पर कुंडली जो है ये दो चूलों के बीच जो है इसमें घूमती है, ये आप लोग याद रखेगा। और इसका विक्षेप जो है वो संकेतक की सहायता से जो है पैमाने पर पढ़ा जाता है। आप बता सकते हैं कि इसका विक्षेप संकेतक की सहायता से, संकेतक के द्वारा पैमाने पर पढ़ा जाता है, पैमाने पर पढ़ा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दोनों के बारे में इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक कुंडली का नाम आपको विशेष रूप से नहीं दिया गया है, ये याद रखिएगा। अगर आपको नाम दे दिया जाए कि निलंबित कुंडली किसे कहते हैं, इसकी बनावट, संरचना, कार्यविधि बताइए, तो फिर आपको कीलकित के बारे में बताने की जरूरत नहीं। कीलकित के बारे में पूछ लिया गया तो फिर आपको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे केवल ये लिखा है कि चल कुंडली धारामापी की संरचना, कार्यविधि और इसकी धारा सुग्राह्यता की परिभाषा। तो सबसे पहले बता दिया गया दो प्रकार की होती है, एक आपकी निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरी कीलकित कुंडली धारामापी। यहाँ पर इसे वेस्टर्न धारामापी बोलते हैं। दोनों प्रकार के धारामापियों के सिद्धांत और कार्यविधि जो है वो समान, और इनकी जो बनावट होती है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो निलंबित कुंडली धारामापी होती है इसमें कुंडली हमेशा एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाई जाती है, और इसके अलावा विक्षेप लैंप तथा पैमाने की सहायता से मापा जाता है। और जबकि कीलकित धारामापी जो होती है इसमें कुंडली हमेशा दो चूलों के बीच घूमती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका विक्षेप संकेतक के द्वारा पैमाने पर पढ़ा जाता है। तो ये अब आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब दोनों की कार्यविधि और इसके अलावा सिद्धांत ये सब कुछ तो सेम ही है। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अब यहाँ पर जो है हम लोग इसमें बात करेंगे निलंबित कुंडली धारामापी की। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, अब अगर यहाँ पर हम लोग निलंबित कुंडली धारामापी की बात करें तो सबसे पहले बताया गया कि यह जो है वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। जो आपका निलंबित कुंडली धारामापी है ये धारा के संसूचन और मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी क्रिया जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर जो है वो आधारित है। इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी संरचना यानी इसकी बनावट की। तो बनावट के लिए पहले आप यहाँ पर इसका फिगर देखिए, ये आपको यहाँ पर इसका फिगर दिया गया। देखिए इसमें यहाँ पर जो है एक कुंडली होती है, यानी कि इसमें देखिए ये जो कुंडली बनाई गई है किससे बनी हुई है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगा होता है और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर जो है तांबे के तार की एक कुंडली जो है लपेट दी जाती है और इसी को मिलाकर यहाँ पर एक कुंडली बनाई जाती है। इसके अंदर जो है यहाँ पर क्रोड होती है और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कुंडली है इसी कुंडली को यहाँ पर देख सकते हैं मरोड़ टोपी के द्वारा फास्फर ब्रांच की एक पतली पत्ती से लटकाया गया। ये मैंने आपको बताया था कि कुंडली जो होती है ये फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाई जाती है। यहाँ पर जो है इसमें एक दर्पण लगा होता है जिसमें लैंप से आने वाला प्रकाश जो है इसी दर्पण पर टकराता है, ठीक है। तो उसी के द्वारा जो है यहाँ पर पैमाने पर जो है इसको मापा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस कुंडली के नीचे सिरे पर एक स्प्रिंग लगी होती है और यहाँ पर जो है ये कुंडली दो चुंबकों के बीच यहाँ पर घूमती है, यानी कि नॉर्थ साउथ ये आपके दो चुंबक दिए गए हैं, इनके बीच जो है यहाँ पर घूमती है। अब देखिए यहाँ पर एक पेंच लगा हुआ है T2 और यहाँ पर एक पेंच लगा है T1। इन दो पेंचों का क्या काम है, इन्हीं दोनों पेंचों से जो है तारों को संबंधित करते हैं, यानी कि जिसमें आपको धारा मापनी होती है उन्हीं दोनों तारों को यहाँ पर T1 और T2 से कनेक्ट किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी बनावट में ध्यान दीजिए, यही सारे पॉइंट लिखने हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया कि इसमें जो है एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पृथक्कृत तार के एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर जो है लपेट कर बनाई जाती है। भी मैंने आपको कुंडली के बारे में बताया, तो वही कुंडली के बारे में आपको बताना है। फिर इस कुंडली को जो है फास्फर ब्रांज के
एक तार की सहायता से या फिर बोल सकते हैं पतली पत्ती की सहायता से दो प्रबल चुंबकों के मध्य लटकाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कुंडली बनाई गई है इसको फास्फर ब्रांच के तार के द्वारा जो है इन दो प्रबल चुंबकों के बीच लटकाया जाता है। और यहाँ पर कुंडली के भीतर जो है एक नर्म लोहे की क्रोड रखी रहती है। आप देख सकते हैं इसके बीच में जो है एक नर्म लोहे की क्रोड रखी गई है। और कुंडली का एक सिरा जो है ये मरोड़ कुंजी, इससे यहाँ पर जो है मरोड़ कुंजी या फिर मरोड़ टोपी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मरोड़ कुंजी से होता हुआ जो है यहाँ पर संयोजक पेंच T1 से जुड़ा होता है। देख सकते हैं संयोजक पेंच क्या है, T1। इससे होता हुआ मरोड़ टोपी के द्वारा इस कुंडली का एक सिरा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मरोड़ कुंजी होती है ये कुंडली को आवश्यकता पड़ने पर घूमने के लिए स्वतंत्र रखता है। जो मरोड़ कुंजी यानी कि जो मरोड़ टोपी लगी हुई है ये क्या करती है, ये इस कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए यहाँ पर जो है ये कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मरोड़ कुंजी तथा कुंडली के मध्य में फास्फर ब्रांच के तार पर जो है एक दर्पण लगा होता है, जो कि भी मैंने आपको बताया यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा होता है। ये आप देख सकते हैं M जिसमें लिखा गया ये आपका समतल दर्पण लगा होता है, जो तार के साथ जो है आसानी से घूम सकता है तथा जिसका विक्षेप जो है यहाँ पर एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से जो है वो पढ़ा जा सकता है। इसका विक्षेप जो है आपका वो यहाँ पर लैंप तथा पैमाने की सहायता से क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुंडली का नीचे वाला जो सिरा होगा ये हमेशा एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग से जुड़ा रहता है तथा यह स्प्रिंग T2 से जुड़ी रहती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो नीचे वाला सिरा है ये एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग से जुड़ी हुई है और ये स्प्रिंग का जो सिरा है वो पेच T2 से यहाँ पर जुड़ा होता है। जैसा फिगर में बना हुआ है सेम टू सेम वैसा ही आपको एक एक पॉइंट इसके लिखते जाना है बस। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसके सिद्धांत की, इसका सिद्धांत क्या है। बाकी दोनों कुंडलियों की कार्यविधि और सिद्धांत यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर आरोपित बलयुग्म, तो बलयुग्म की बात हुई, ये आपका होता है टाउ बराबर NI/AB साइन थीटा। ये आपका बलयुग्म का सूत्र हो जाएगा टाउ बराबर NI/AB साइन थीटा। तो यहाँ पर जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो कुंडली क्या होगी, घूर्णन करेगी, तो उस पर एक बलयुग्म जो है यहाँ पर आरोपित होता है और ये बलयुग्म का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया कि यदि कुंडली के तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है तो इसका मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री तो जो अभी मैंने सूत्र बताया है NI/AB साइन थीटा, वहाँ पर साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब टाउ बराबर NI/AB कितना आ गया, यहाँ से टाउ का मान आ गया आपका NI/AB। इस तरीके से ये आपको टाउ का मान मिल जाएगा, यानी कि बलयुग्म के आघूर्ण का मान जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इतना। तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया कि यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता कितनी है C, मरोड़ दृढ़ता कितनी है C, और निलंबन पत्ती की जो ऐंठन है वो कितनी है फाई, तो प्रत्यानयन जो बलयुग्म होता है वो C/φ होता है। क्या होता है, C/φ। तो अब ध्यान दीजिए साम्यावस्था के लिए, जब यहाँ पर साम्यावस्था में होगी कुंडली तो यहाँ पर हमेशा जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होगा ये आपका विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण मतलब C/φ और ये विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण मतलब इसके बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए C/φ ये जो बराबर होगा आपका NI/AB के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग धारा का मान निकालें यानी कि I का मान निकालें तो ये हो जाएगा आपका C बट्टे में आएगा यहाँ पर N, इसके अलावा AB ये आपका बट्टे में आ जाएगा और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर फाई। इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर K/φ, जहाँ पर आपका K जो होगा
ये नियतांक होगा, जहां के बराबर आपका सी बटे में एन ए बी, ये क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। इस पूरे मान को यहाँ पर के से डिनोट कर दिया गया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, तो वही बताया गया सी जो है सी बटे एन ए बी, ये एक उपकरण नियतांक है जिसे यहाँ पर धारा मापी गुणांक कहते हैं। अब इससे ये भी याद रखिएगा, अगर धारा मापी गुणांक पूछ लिया जाए किसे कहते हैं, तो सी बटे एन ए बी, यही आपका धारा मापी गुणांक कहलाता है। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि जो धारा मापी है, अब इसके अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कि जो यहाँ पर धारा मापी में प्रवाहित धारा है आपकी आई, ये किस पर निर्भर करेगी, क्योंकि ये तो नियतांक है, तो ये निर्भर करने वाली है फाई पर, यानी कि विक्षेप पर। ठीक है, तो वही बताया गया कि अतः धारा मापी में प्रवाहित धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, या फिर बोल सकते हैं विक्षेप के समानुपाती होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका सिद्धांत बता सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी कार्यविधि की। कार्यविधि आप ध्यान से एक एक पॉइंट समझते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया कि सर्वप्रथम क्षैतिजकारी पेचों के द्वारा धारा मापी के आधार को क्षैतिज कर लिया जाता है। मतलब जो धारा मापी दी गई है, सबसे पहले क्या करते हैं, क्षैतिजकारी जो पेच लगे होते हैं, इनके द्वारा धारा मापी को जो है क्षैतिज कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर जो है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। तो यहाँ पर जब उसको हम लोग क्षैतिज कर लेते हैं, जिसके कारण कुंडली जो होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो सकती है, घूम सकती है। और एक लैंप से आने वाली प्रकाश किरणों को पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पर विक्षेप के लिए हमेशा लैंप और पैमाने का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो लैंप है उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, इन किरणों को कुंडली से लटकाने वाली जो पत्ती थी आपकी फास्टर ब्रांच की पत्ती, उस पर एक दर्पण लगा हुआ था। उस दर्पण से परावर्तित करके एक पैमाने के शून्यांक पर केंद्रित कर लेते हैं। मतलब जो दर्पण लगा हुआ था यहाँ पर, इस दर्पण पर जो है लैंप से आने वाले प्रकाश को क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। और उस परावर्तित करके यहाँ पर एक पैमाना लगा होता है और उसके शून्यांक पर जो है इसको केंद्रित कर लिया जाता है। अब यहाँ पर मापी जाने वाली वैद्युत धारा को जो है संबंधक पेचों के द्वारा कुंडली में प्रवाहित करते हैं। जो आपके T1 और T2 पेच लगे थे, उन्हीं के द्वारा उस धारा को यहाँ पर जिसको मापना है उसको यहाँ पर संबंधित करते हैं। इस प्रकार कुंडली जो है दर्पण सहित घूमती है। जब कुंडली घूमेगी धारा प्रवाहित होने पर, तो दर्पण भी उसमें घूमेगा और पैमाने पर प्रकाश बिंदु जो है इसकी स्थिति बदल जाती है। जो पैमाने पर यहाँ पर शून्यांक पर केंद्रित किया गया था, इसकी स्थिति जो होगी वो क्या होगी, बदल जाएगी। कब, जब कुंडली घूमेगी, कुंडली के साथ वो दर्पण घूमेगा और उसी दर्पण से लैंप में जो प्रकाश आ रहा था वो परावर्तित किया जा रहा था, कहाँ पर, शून्यांक पर पैमाने, तो उससे इसकी स्थिति जो है बदल जाएगी। तो यहाँ पर माना पैमाने से दर्पण की दूरी जो है वो d है और एक कुंडली में फाई विक्षेप होने पर प्रकाश बिंदु का विस्थापन स्मॉल d होता है। ये माना गया है कि दूरी d है और फाई विक्षेप होने पर यहाँ पर जो विस्थापन होता है वो d होता है। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है tan 2 थीटा बोल सकते हैं या फिर tan 2 फाई, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने विक्षेप लिया है उसे फाई से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d अपान कैपिटल D। ये आपका यहाँ पर सूत्र बनेगा। स्मॉल d और कैपिटल D दोनों क्या है, इनके बारे में यहाँ पर आपको बता दिया कि पैमाने से दर्पण की दूरी, जो पैमाना लगा हुआ है उससे दर्पण की दूरी है कैपिटल D, और कुंडली में जो विक्षेप है वो फाई है, और प्रकाश बिंदु का जो विस्थापन है वो कितना है, स्मॉल d। तो आपका ये सूत्र बनेगा। अब मान लीजिए फाई आपका बहुत छोटा है, यदि फाई अत्यंत अल्प है, तो अगर फाई बहुत छोटा है तो उस स्थिति में जो tan 2 फाई है ये लगभग बराबर हो जाएगा 2 फाई के, क्योंकि tan 2 फाई अगर बहुत छोटा मान लेंगे तो उस स्थिति में इसका मान जो होगा वो 2 फाई के बराबर आएगा। तो इसका मतलब अब tan 2 फाई के जगह पे कितना रखेंगे आप, 2 फाई, बराबर में कितना हो जाएगा, स्मॉल d बटे
कैपिटल डी। तो अब अगर आप यहां से विक्षेप ज्ञात करें यानी कि फाई, तो फाई बराबर कितना आएगा, स्मॉल डी बटे में हो जाएगा कैपिटल डी। ये आपको यहाँ पर विक्षेप मिल जाएगा कि कितना विक्षेप यहाँ पर उत्पन्न हुआ है इस सूत्र से। स्मॉल डी और कैपिटल डी अगर आपको पता है तो विक्षेप ज्ञात कर सकते हैं कि कितना विक्षेप यहाँ पर हुआ है। दूरी यहाँ पर डी जो है ये स्थिर रखी जाती है, यानी कि डी का मान कभी भी बदलेगा नहीं, ये स्थिर रहता है। लगभग यहाँ पर 1 मीटर इसका मान होता है, ये याद रखिएगा, हमेशा स्थिर रहती है, इसका मान लगभग 1 मीटर होता है। और विक्षेप फाई जो है ये विस्थापन डी के समानुपाती होता है। जब यहाँ पर ये पहले से निश्चित है कि ये स्थिर है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो अगर ये स्थिर है मतलब नियत है, तो नियत है तो इसका मतलब फाई किस पर निर्भर है, वो आपका स्मॉल डी पर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया कि कैपिटल डी आपका यहाँ पर नियत होता है और कैपिटल डी यहाँ पर नियत है, तो कैपिटल डी नियत होने पर जो फाई है वो किस पर निर्भर करेगा, स्मॉल डी पर। और अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले यहाँ पर कि जो धारा है वो यहाँ पर समानुपाती किसके थी, विक्षेप के, और जो विक्षेप है वो किसके समानुपाती है, स्मॉल डी के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है कार्य करती है यहाँ पर धारा मापी। बाकी धारा मापी की जो सुग्राह्यता है वो मैंने पहले ही बता दी है, तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पर अब आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है धारा मापी की सुग्राह्यता के बारे में भी शायद पूछा गया था। ये धारा सुग्राह्यता की परिभाषा दीजिए। धारा सुग्राह्यता की परिभाषा भी मैंने आपको बताई है कि फाई बटे आई जो होता है ये आपकी धारा सुग्राह्यता के बराबर होता है। तो ये आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा।